लोग ईश्वर को धन्यवाद देके ईश्वर का स्मरण करें। सभी अपने हाथ जोड़े, आंख बंद करें और मेरे साथ दोहराएंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों, पिछली क्लास में हमने हिंदी का पार्ट 2 पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का पार्ट 2। सॉरी, पार्ट 3 पूरा हो गया था। ग्रामर का पार्ट 1 हो गया था हमारा। आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। पार्ट 2 का नाम है वर्ण तथा मात्राएं। अब सबसे पहले हमें देखना है, अभी बुक को हम रख देते हैं एक साइड में। सभी लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर, है ना, 106 निकालेंगे, है ना। पुस्तक का क्या निकालेंगे? पेज नंबर 106। क्या निकालेंगे? पेज नंबर 106। अभी बुक को एक साइड रखेंगे, हम देखेंगे वर्ड क्या होता है ना। तो सभी ध्यान दें, वर्ड। तो वर्ड क्या है? सबसे पहले वर्ड लिखेंगे हम लोग, है ना। आप लोगों ने अ से लेके य तक पढ़ा था, है ना। कब पढ़ा था? जब आप लोग यूकेजी में थे। अ से य तक वर्णमाला पढ़ी थी, है ना। तो वो क्या कहलाते हैं? सारे वर्ण कहलाते हैं। चाहे क हो, ख हो, ग हो, है ना, च, छ, ये सारे क्या है? वर्ण कहलाते हैं। अब इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर क्या होता है? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अह। ये क्या है? स्वर है। स्वर के बिना मात्राएं नहीं बनती है। स्वर जब व्यंजनों में जुड़ते हैं, व्यंजन क्या होते हैं? क से लेके ग तक सारे व्यंजन होते हैं, है ना। जब स्वर व्यंजन में जुड़ते हैं तो ही मात्राएं बनती है। अब देखिए किस तरह से हम लोग मात्राएं बनाते हैं। बहुत आसान चीज है ना। 2 चीज होती है, स्वर और एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, है ना। वर्ण 2 प्रकार के, 2 भागों में बांटा गया है वर्णों को, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? अ, आ, ई, उ, ए सब स्वर है। अब व्यंजन मैंने लिखा क, है ना, ख, ग, च, छ, ज, ट, ढ, ढ, थ, थ, द, प, फ, सभी व्यंजन है ना। अब जब स्वर में व्यंजन मिलेंगे, जैसे क में मैंने ये आ की मात्रा जोड़ी है और मात्रा अपने चिन्ह के रूप में होती है। आ की मात्रा ऐसे होती है। आ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है ना। तो ये अपने मूल रूप में नहीं होते, इनके चिन्ह होते हैं। ये आ की मात्रा है ना। इसको मैंने का में लगा दिया, तो क से क्या बन गया? काम। क से क्या बन गया? का। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया है। अब मैं आपको पुस्तक की भाषा में बताने जा रही हूँ, है ना। तो सभी लोग अपना निकाल लीजिए। आपको समझ में आ रहा होगा कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, मात्राएं क्या है, वर्ण क्या है ना। अब हम पुस्तक के हिसाब से देखेंगे। तो देखिए पुस्तक में दिया है, मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, है ना। मुख से जो निकली ध्वनि, जैसे क से क के छोटे और टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। ये क्या है? क को और अधिक टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। लेकिन जब मैंने लिखा काम, तो काम धर्म। अब इसमें क्या है? क में क्या जुड़ी हुई है? आ की मात्रा जुड़ी हुई है ना। तो ये क्या बन गया? शब्द बन गया, है ना। ये वर्ण था, वर्ण से जब वर्णों को जोड़ा गया तो शब्द बना, और शब्दों को जब जोड़ा जाता है तो वाक्य बनता है ना। जब हम शब्द वाक्य पढ़ेंगे तब ये चीज आपको बताई जाएगी। तो सब लोग ध्यान देकर बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। व्याकरण आपके लिए बहुत जरूरी है ना।
अच्छे से नहीं आएगी, ठीक है। तो मुख से निकलने वाली, पुस्तक की भाषा में देखिए कि मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, है ना। सबसे छोटी ध्वनि क्या हुई? वर्ण हुई, है ना। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, कोई सा भी वर्ण हो सकता है। अ से लेके ग तक कोई सा भी वर्णमाला का वर्ण ही कहलाता है ना। जैसे अब वर्णों को जब मैंने जोड़ा, है ना, इधर उन्होंने एग्जांपल दिया है क, म और ल। जब वर्ण जुड़े तो क्या बना? शब्द बना, क म ल। वर्ण, ये क्या है? वर्ण है। वर्ण से जुड़ के क्या बनता है? शब्द। आ रही बात समझ में? आपने ये सब पढ़ा था ना, क म ल, ये जोड़ जोड़ के आपको टीचर ने लिखना सिखाया था। तो वर्ण से आपको शब्द बनाना सिखाया, शब्द से आपको वाक्य बनाना सिखाया और आप रीडिंग सीख गए, है ना। तो हर चीज की एक प्रोसेस होती है। अब हमने देखा कमल, मटर। इस प्रकार हमने देखा कमल तथा मटर शब्द छह ध्वनियों से मिलके बने हैं, है ना। ये वर्णों से मिलके क्या बना है? शब्द बना है। वर्ण से मिलके क्या बना? शब्द। क, धन, म, धन, ल, क, म, ल। अलग अलग वर्ण थे, वर्ण जब जुड़ गए तो शब्द बन गया, ठीक है। अब क में अ जुड़ा है, म में भी अ जुड़ा है ना। ल, अ, आखिरी में क्या आता है? अ। तो क, म, ल। जब हर अक्षर में अ जुड़ा होता है ना। अ मात्रा का अ सभी शब्दों में जुड़ा होता है ना। म, ट, र। आप बोल के देखिए, आपको भी पीछे से अ की ध्वनि सुनाई देगी, है ना। अब हम वर्णमाला पे आएंगे। अभी हमने इतना पढ़ा है पोर्शन, अब हम लोग इसमें आएंगे मात्राओं पे, सॉरी वर्णमाला पे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। वर्णों के माला ने, ये देखिए मैंने पहनी है माला। तो माला कब बनती है? अलग अलग मोती जब उसमें जुड़ते हैं तो माला बनती है। और जब वर्ण जुड़ गए एक ही क्रम से, सही क्रम में, तो वो क्या कहलाएगी? वर्णमाला। क्या कहलाएगी? वर्णमाला। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर मैंने आपको बताया ना, अ से लेकर अ तक सारे स्वर हैं, है ना, जो कि मात्राओं के रूप में प्रयोग होते हैं। और आ, ई, उ, ए, इनके सबके क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। और फिर होता है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? क, ख, ग, घ, ट, ढ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ये सब क्या हो गया? व्यंजन हो गए, है ना। अब देखिए आपको भी यहाँ पे ही दी जाती है ना। और इन वर्णों को दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है। स्वरों को बिना दूसरे की सहायता के बोला जाता है ना। आ, ई, उ, इसमें और किसी की जरूरत नहीं हुई। लेकिन जब व्यंजनों को हम बोलते हैं तो ये अ की सहायता से बोले जाते हैं। अ का यही महत्व है, ये हर किसी के साथ जुड़ता है ना। जैसे क, ख, ग, घ, अ ध्वनि सुनाई दे रही है ना आखिरी में, तो ये बिना अ के नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेज नंबर 106 हो गया कंप्लीट। अब हम आएंगे पेज नंबर 107 पे, ठीक है। अब हिंदी में कुछ अन्य वर्ण भी है, अ, अह, जिन्हें योग वाह कहते हैं। युक्त व्यंजन श, त्र, य, श, है ना। ये क्या होता है? युक्त व्यंजन यानी संयुक्त व्यंजन। आयोग वाह होता है अह और अम और अह, है ना। और संयुक्त व्यंजन होता है श, त्र, य और अ। श किससे बना है? श और क से मिलके बना है। त्र, त और र से मिलके बना है। य, ज और अ से मिलके बना है ना। श्र, श और र से मिलके बना है। अब देखिए यहाँ उदाहरण नीचे लिखिए। संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन ने दो व्यंजन मिलके जब एक शब्द बनाते हैं, है ना। श, क, सॉरी क और श से क्या बना? श। त और र से त्र, ज और य से य, है ना। श और र से श्र,
जिसमें आप लोग इया पढ़ते हो ना कि च छ ज झ इया, तो आप सोचते इया का कहाँ प्रयोग हुआ था? इया संयुक्त व्यंजन बनाने के काम आता है। अब है द्वित्व व्यंजन। पहले संयुक्त व्यंजन समझ लीजिए आप लोग। ये पेज नंबर 107 पे है ना। हम बात करने जा रहे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसकी बात कर रहे हैं? संयुक्त व्यंजन। क और श, क और श से मिलकर बना है श, है ना। इसलिए इसे संयुक्त बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलके बना है ना। आप लोग बोलते हो ना संयुक्त परिवार, तो जहाँ दो परिवार मिलके रहते हैं वो संयुक्त परिवार होता है। इसी तरह जब दो व्यंजन मिलके एक शब्द बनता है, अक्षर बनता है, तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। व्यंजन क्यों कहलाता है? क्योंकि ये व्यंजन के अक्षरों से मिलके बना है ना। स्वर हमने पढ़ा ना, अ से अब तक स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। हाँ, आगे त और र, ये क्या मिलके बना रहे हैं? त्र। ये मिलके क्या बना रहे हैं? त्र। अब हम पढ़ेंगे ज प्लस इय, ये क्या मिलके बना रहे हैं? य। क्या मिलके बना रहे हैं? य। और आखिरी है श और र, श और र, ये मिलके क्या बना रहा है? श्र। श्र, श्री गणेशाय, श्र श्र बन रहा है ना इनसे मिलके। यहाँ नहीं लिख रहा है, यहाँ लिख देती हूँ श्र। आ रही है बस समझ में? तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाया। क और श से श, त और र से त्र, ज और य से य, है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन यानी क्या होता है? देखिए, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, खट्टा, बच्चा, बिल्ली आदि। अब इसमें दो व्यंजनों की एक ध्वनि एक साथ सुनाई दे रही, च आधा और पूरा च। कच्चा, बच्चा, खट्टा, बिल्ली, तो इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। एक ही व्यंजन दो बार बोला जा रहा है ना, और समान ध्वनि निकल रही है लेकिन, है ना। अब आता है अनुस्वार। अपनी नाक से निकलती है ना। अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है ना, जैसे अंगूर, लंगूर, चंदन, बंदन। अपनी नाक पे फिंगर रखेंगे, आपको वहां पे वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, तो ये ध्वनि हमारी नाक से निकल रही है ना। आपको जैसे पता है ना, क ख ग घ, त ध द ध। जब त ध द क ख ग घ बोलते तो ये कंठ स्वर होते, सारे कंठ से निकलते, क ख ग घ, त ध द ध। तो जो त, ये तालव्य शब्द होते हैं, है ना, वर्ण होते हैं। इनको हम तालु और जुबान की सहायता से बोलते हैं ना। फिर प फ ब भ, ये ओष्ठ स्वर होते हैं। इसी तरह जो अनुस्वार होते हैं वो हमारी नाक से बोला जाता है ना। इसके बाद होता है अनुनासिक, है ना। अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु वाले। अनुनासिक है, इसे चंद्रमा के आकार के इसका चिन्ह होता है, इसलिए इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं, है ना। अनुनासिक, अनुनासिक। इसकी आकृति चंद्रमा की तरह होती है, इसलिए इसे चंद्रबिंदु भी कहा जाता है ना। और इनकी जो उच्चारण में वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है ना। जैसे आँख, तो आँख, चांद, पाँच, ये क्या हो रहा है? हमारे मुंह से और नाक से दोनों से इसकी ध्वनि निकल रही है ना। इसलिए इसे अनुनासिक कहा जाता है। आ रही बात समझ में? तो
तो अभी तक हमने जो पढ़ा है ना कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर उसमें हमने पढ़ा कि वर्णमाला है ना, उसमें जो जो शब्द है उनके बारे में हमें बताया गया है कि संयुक्त व्यंजन होते हैं, द्वित्व व्यंजन होते हैं, अनुस्वार होता है, अनुनासिक होता है। ठीक है। अब है मात्रा। स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं, है ना। स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मैंने र में आपकी मात्रा जोड़ी और नो। मात्राएं अपने चिन्हों में होती है। मात्रा के चिन्ह है आ, है ना, छोटी ई, बड़ी ई, फिर ऊ, बड़ा ऊ, ये मात्रा के चिन्ह होते हैं। ये इसी रूप में होती है, मूल रूप में नहीं होती है। तो यहाँ मैंने र में आ की मात्रा जोड़ी और क्या शब्द बन गया, राम। र में आ की मात्रा जुड़ गई तो क्या बन गया, राम, है ना। तो स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वो सब व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयोग में आता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना, क, ख, ग, इसमें हर शब्द में अ जुड़ा हुआ है। फिर अन्य स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित है। देखिए ये सारी मात्राओं के चिन्ह बने हुए हैं, है ना। आ, ई, है ना। यहाँ पे आपको मैं लिख के बता रही हूँ, जैसे ई, अपने मूल रूप में होता है और ये हर्ष व्यंजन के साथ होता है। इसके बाद आती है आ, फिर आती है ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, है ना, फिर बड़ा ऊ। ये अपने चिन्हों के रूप में प्रयोग की जाती है। फिर के, ऐ, ओ, औ, अम और ये अह, है ना। ये सब क्या है, मात्राओं के रूप है ना। इसमें अम और अह को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से वर्ण बनते हैं, सॉरी वर्ण क्या होते हैं, वर्णों से जुड़ के शब्द बनते हैं, और स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तो मात्रा बनती है ना। और वर्णमाला में जो जो भी शब्द आए हैं उनको किस तरह अलग अलग बाटों में बांटा गया है, एक तो स्वर में और एक व्यंजन में। और व्यंजनों को भी संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन में बांटा गया है। अह और अम और अह, आयो वह है ना, जिसे अनुस्वार और अनुनासिक बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और ये करने के बाद आपको ये चैप्टर पूरा रीड करना है। अगली क्लास में मैं इसकी आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, है ना। अभी अभी गुरु पूर्णिमा का पर्व गया है, पिछले वीडियो में मैं आपको उसकी कहानी सुनाना भूल गई थी। तो चलिए आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा पे एक गुरु और शिष्य की कहानी सुनाने चाहती हूँ। देखिए एक गुरु था, है ना। पहले क्या होते थे, आश्रम होते थे और वहाँ पे शिष्यों को पढ़ाई दी जाती थी। पहले इस तरह से आपकी तरह स्कूलें नहीं होती थी, है ना, और ना ही ऐसे अलग टीचर होते थे। एक ही टीचर उन्हें सारी चीज़ें पढ़ाता था। पहले क्या होता था, सुबह से अपने जो उनका क्या बोलते थे, जहाँ वो पढ़ते थे आश्रम, वहाँ की उन्हें सफाई करवाई जाती थी। फिर उन्हें घुड़सवारी सिखाई जाती थी और कसरत करवाई जाती थी। अपना काम वो स्वयं करते थे, है ना। तो इस तरह से पहले की शिक्षा अलग थी, अब की शिक्षा अलग है ना। सबका मीनिंग लेकिन वही निकलता है। तो एक आश्रम में गुरुजी रहते थे, है ना, और उन्होंने सब बच्चों को पढ़ाई करवाई। और जैसे अब आपका पीरियोडिक टेस्ट आया है ना, इसी तरह से उनकी भी एग्ज़ाम ली जाती थी। अब गुरुजी ने कहा सारे बच्चों को कि सबको सुबह उठना है और अपनी अपनी बांस की टोकरी लेके जाना है और उसमें पानी लेके आना है ना। अब सारे शिष्य उठे सुबह 4 बजे से। पहले बहुत जल्दी उठाया जाता था, है ना, आपकी तरह 8 बजे तक नहीं सोते थे, गलत बात है। जल्दी उठोगे आपकी बुद्धि उतनी तीव्र बनेगी। तो कोशिश करें कि आप सूर्योदय तक उठ जाएं, है ना। अभी तो आपकी स्कूलें नहीं है, वरना आप लोग भी जल्दी उठ जाते हो,
लेकिन कम से कम 6 या 7 के बीच उड़ जाना चाहिए। तो सारे बच्चे उड़ गए है ना, अपनी अपनी टोकनी दी और नदी की तरफ निकल गए। अब नदी में टोकनी भरते तो सारा पानी क्या होता था, नीचे गिर जाता था, है ना। अब बांस की टोकनी आप देखी होगी, बांस की टोकनी अगर नहीं देखी है तो मम्मी से पूछना। अब वो पानी भरने लगते और पानी क्या होता था, पूरा बह जाता था। अब जैसे ही वहाँ से थोड़ी दूर आते, या तो वहीं पे बह जाता या वहाँ बह जाता। सारे बच्चे परेशान हो गए कि गुरुजी ने ऐसा क्या काम दिया, ऐसी टोकनी में छेद है सारे, उसमें से पानी भर सकते हैं, है ना। गुरुजी ने हमारी परीक्षा ली है तो हम तो जाके बोल देते हैं, बता देंगे कि अरे गुरुजी इसमें छेद है तो पानी नहीं भरेगा, है ना। तो सारे बच्चों ने क्या किया कि गुरुजी के पास आ गए। लेकिन एक लड़का था जो कि वो बार बार भरे जा रहा था, फिर और उसको निकलता, थोड़ी दूर था फिर पानी निकलता। अब सारे शिष्य गुरु को आके बता दिया कि गुरुजी इसमें तो छेद है, पानी कैसे भरेंगे, आपने भी कुछ तो काम दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है ना। बोले कि एक बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है। तो बोले अरे वो तो हंस रहे थे सारे बच्चे की, वो तो अभी भी उसमें पानी भर रहा है। गुरुजी ने कहा ठीक है ना। अब उसने बच्चे ने हार नहीं मानी, फिर टोकनी डालता, फिर भरता, फिर टोकनी डालता, फिर भरता, ऐसे उसको शाम हो गई। अब आपको पता है लकड़ी पानी लगने से फूल जाती है ना। अब जैसे वो बार बार डालता तो लकड़ी धीरे धीरे फूलते फूलते क्या हो गई थी, उसके सारे छेद बंद हो गए और अंत में उसकी टोकनी भर गई और उसने लाके गुरुजी को बता दिया। अब गुरुजी ने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा देखो, है ना, ये भी आपकी तरह ही गया था लेकिन इसने हार नहीं मानी और आखिर में टोकनी को भर के लेके आया। तो बच्चों, उन्होंने सीख दी कि कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। अगर गुरुजी ने कहा है तो वो काम जरूर होगा, है ना। हमारी सफलता तब मिलती है जब हमें प्रयास करना पड़ता है, और आप लोगों ने क्या किया, प्रयास नहीं किया, इसलिए आपको सफलता नहीं मिली, है ना। आप लोगों ने हार मान ली और गुरुजी के ऊपर ये सोचा कि गुरुजी ने ऐसा काम दिया कि ये हो ही नहीं सकता। लेकिन गुरु अगर है तो गुरु को इतना ज्ञान होता है कि वो क्या काम दे सकता है, क्या नहीं दे सकता। तो बच्चों, आप भी अपने जीवन में कभी हार मत मानना, सफलता जरूर मिलेगी, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।